हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हम मेरे भाई क्लास 10th मैथ शुरू करने वाले हैं। शुरू मतलब नहीं, मतलब क्लास शुरू करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर करा दिए हैं। 3 चैप्टर हो गए हैं। हाँ, चौथा चैप्टर चल रहा है द्विघात समीकरण। उसमें भी पहली एक्सरसाइज हो गई है ना। तो एक बार आप देख लेते हैं कहाँ तक करा दिया और कहाँ से शुरू करना है। बाकी भाई आप अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको देखनी पड़ेगी, उसके बाद इसको देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो इसका बेसिक है वो सारा पहली एक्सरसाइज में था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कराया था। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी 4.1। इसमें हमने क्या सीख लिया है? इसमें हमने सीख लिया है कि जो समीकरण लिखी हुई है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब हम इसमें सीखेंगे कि जब हमें कुछ थ्योरी दी हो तो उससे द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने तीसरे चैप्टर में क्या पढ़ा। तीसरे चैप्टर में पहले हमने समीकरणों को देखा, फिर उनको सोल्व करा, फिर थ्योरी से बनानी सीखी। ऐसे ही इसमें है, पहले हमने क्या सीखा कि द्विघात समीकरण कैसी दिखती है, समीकरण की घात किसे कहते हैं, चर कौन से होते हैं, चर की घात किसे कहते हैं, ये सारी चीजों पे बात हुई। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कि निम्न जो समीकरण है वो द्विघात है, त्रिघात है या एक घात है या कैसे है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के भी पहले। ठीक है, बड़े आराम से और प्यार से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसमें देखो क्या दे रखा है। अब हमें यह इसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये सवाल है ना चौथे चैप्टर के और जो तीसरे चैप्टर के लैंग्वेज वाले जो सवाल हैं, ये दोनों ही सवाल कभी कभी क्या होता है द्विघात समीकरण से भी हो जाते हैं और दो चर वाली रेखीय समीकरण से भी हो जाते हैं, है ना। तो अगर हम द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें एक ही चर हो, दो चर ना हो पाए, मतलब एक्स और बाई ना हो, या तो एक्स एक्स हो या बाई बाई हो। तो हमें द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश करनी है, ना कि हमें दो चर रेखीय वाले समीकरण। लेकिन अगर पेपर की बात आए तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें द्विघात समीकरण सीखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं। हमें दे रखा है एक आयताकार भूखंड। अब एक आयताकार भूखंड है। अब आयताकार है मतलब आयत कैसा होता है? आयत कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है मेरे दोस्त, ये आयत ही तो है। ठीक है, इसमें ये कोण कितने का होता है? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। ये होता है हमारा आयत। ठीक है, इसको हम लंबाई कहते हैं इसकी, और इसको हम चौड़ाई कहते हैं। बताओ दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं। अब ये कह रहा है एक आयताकार भूखंड है। भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा है। हाँ जी, जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल दे रखा है। और हमसे आगे क्या कह रहा है? क्षेत्र की लंबाई मीटर में है ना, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई में एक रिलेशन दे रखा है। लेकिन हमें तो ना लंबाई पता ना चौड़ाई पता, लेकिन वो रिलेशन पता है कि लंबाई से चौड़ाई का क्या है। ठीक है, वो ये है दोस्त, ये कह रहा है जो क्षेत्र की लंबाई है ना, लंबाई हमेशा ज्यादा ही होगी, है ना। जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अब देखो यहाँ मेरी बड़े प्यार से बात सुनो, मैंने चौड़ाई को x मान लिया। बड़े प्यार से सुनो, मैंने क्या कहा कि मैंने चौड़ाई को x मान लिया। ठीक है, अभी कह रहे जो लंबाई है ना, लंबाई ये चौड़ाई के दोगुने से, तो चौड़ाई का दोगुना मतलब दो गुना x, दो गुने से एक अधिक है, ये है हमारी लंबाई। ठीक है, अगर दो की मैं x के साथ गुणा कर दूंगा तो दोस्त 2x आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ जी सर, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, बताओ, इतनी बात में कोई दिक्कत? एक बात फिर से सुन लो, हमें लंबाई और चौड़ाई में एक रिलेशन दे रखा था। कैसा रिलेशन दे रखा था? कि जो इसकी चौड़ाई है और जो लंबाई है, तो इसने कहा कि लंबाई चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। अगर मैं चौड़ाई को ही मान लूं x, तो ये कितनी है? दो गुने से एक अधिक, यानी कि 2x+1। यहां तक मैं समझता हूं कि आपको पता चला होगा हमने क्या किया है। अब देखो क्या करते हैं, मान लेते हैं जैसे इसमें दिखाया ना, बस उसी को लिखना है। अब ये चित्र आप बना भी सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर नहीं बनाना है तो नहीं भी बनाओ, और समझने के लिए बनाना है तो बिल्कुल बना सकते हो, पेपर में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूंगा माना, लिखेंगे किताब की लैंग्वेज जैसा, माना आयताकार, आयताकार भूखंड, भूखंड की चौड़ाई। ठीक है, हमने पहले क्या मानी है? चौड़ाई। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है दोस्त? माना x मीटर में है ना, मीटर में मान लिया। और फिर क्या करेंगे? तब तब आयताकार, आयताकार भूखंड
ठीक है, अलग कर सकते हो। भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x+1। ठीक है, ये भी मीटर में। अब प्रश्नानुसार क्या है कि भैया जो हमारा आयताकार भूखंड है इसका क्षेत्रफल अभी देखा 528, तो हम लिखेंगे आयताकार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें? 528। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता कितना है? तो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। लंबाई की वैल्यू कितनी है? लंबाई है 2x+1, तो यहां आ जाएगा 2x+1। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है हमारी? चौड़ाई है x, और बराबर में आ जाएगा हमारा 528। बताओ, यहां तक मैं मानता हूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी है, फिर बता रहा हूं। हमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है? 528। लंबाई हमने कितनी मानी है? 2x+1। चौड़ाई कितनी मानी है? x। दोनों की गुणा कर दी। अब देखो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या होती है वो दोनों से गुणा करती है, तो जो x है ना अपना, ये 2x से भी करेगा तो हो जाएगा 2x²। x 1 से करेगा तो क्या आ जाएगा? x। अब ये 528 उधर प्लस का है, इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, -528 बराबर का 0। देखो एक बड़ी प्यारी सी और अच्छी सी द्विघात समीकरण बन के आई या नहीं? अब तक हमने यही तो सीखा है कि उसमें एक चर होता है और चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है, जिसे हम समीकरण की घात कहते हैं, और 2 घात है तो द्विघात समीकरण है, 3 घात है तो त्रिघात समीकरण है। x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो x के 2 ही मान होंगे जब हम सोल्व करेंगे ना, अभी सोल्व करने के लिए नहीं कहेगा। अब ये कह रहा है स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, केवल हमें समीकरण बनानी सिखा रहा है, सोल्व कैसे करते हैं बताएंगे। और अगर x की 2 घात है तो 2 ही मान आते हैं, 3 घात है तो 3 मान आते हैं, 4 घात है तो 4 मान आते हैं, 1 घात है तो 1 ही मान आता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो बताओ ये बात तुम्हें समझ में आई? बताओ जल्दी से। ठीक है, अब मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया। अब इसको रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। देखो अगर जिसे थोड़ा समझ में आया ना, अगले साल में सही आ जाए। देखो अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये कह रहा है दो क्रमागत पूर्णांक। अच्छा, क्रमागत पूर्णांक कौन से होते हैं? क्रमागत मतलब एक के बाद दो। ठीक है, तो एक और दो क्या हो गए? क्रमागत। 10 11 क्या हुए? क्रमागत, है ना। 25 26 क्रमागत, 28 29 क्रमागत, 100 101 क्रमागत। तो ऐसे क्या दे रखे हैं? क्रमागत पूर्णांक दे रखे हैं। तो पहले को मान लो, पहला मान लो, और दूसरा क्या आ जाएगा उसमें एक जोड़ के, है ना। तो हम यहां ऐसे करके लिखेंगे, माना पहला पूर्णांक बराबर x, तब दूसरा क्रमागत पूर्णांक कितना हो जाएगा भाई? x+1। क्यों? क्योंकि भैया अगर ये एक है तो ये एक ज्यादा होगा मतलब 2 होगा, अगर ये 10 है तो ये एक ज्यादा होगा मतलब 11 होगा, अगर ये 100 है तो ये एक ज्यादा होगा मतलब 101 होगा। क्रमागत तभी तो होंगे जब लगातार होते हैं। x x+1 x+2 x+3, समझ रहे हो? यानी कि एक में एक जोड़ दो 2 मिल जाएगा, फिर एक में 2 जोड़ दो 3 मिल जाएगा, एक में 3 जोड़ दो 4 मिल जाएगा, मतलब 1 2 4 5 6 7 11 10, तो 10 11 20 25, है ना। 20 25 गलत कह दिया, 20 21, ठीक है, 25 26 30 31 33 34, ऐसे करके। अब आई तुम्हारी बात समझ में, है ना। तो ये हमने पूर्णांक क्रमागत मान लिए। ठीक है, अब यहाँ एक शब्द लिख दो, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है हमसे कि इन दोनों का जो गुणनफल है ना वो 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है? 306 है। तो हमें दे रखा है दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो नो, है ना, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल।
कितना दे रखा है दोस्त? 306। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब दोनों पूर्णांक हमने क्या मानी है? x, और दूसरा क्या माना हुआ है? x+1। यानी दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो बराबर है 306 के। तो x के अंदर गुणा करो तो ये आ गया x² प्लस x के 1 से करूंगा तो x, ये बराबर के उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर में बच जाएगा हमारा 0। देखो कितनी प्यारी सी द्विघात समीकरण आई ना। इसमें भी घात कितनी है? सबसे बड़ी 2। कितने चार है? एक, केवल x है, y नहीं है। वो हमें लाना भी नहीं है द्विघात समीकरण अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, ठीक है। अब आ गया नहीं आ गया बताओ? तो ये हमारी क्या होगी? द्विघात समीकरण हो गई। बस यही हमें बनानी थी इसमें, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका तीसरा। देखो ऐसे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बस बने रहो मेरे साथ और ध्यान इधर रखो। अब देखो इसका तीसरा, ये कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु, जो रोहन की माँ है, माँ हमेशा बड़ी होती है ना? तो जो रोहन की माँ है ना, वो उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष। तो मैं करता हूं, मैं रोहन की आयु मान लेता हूं। माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु x। देखो अगर हमें तुलना करनी है, हमें कंपेयर करनी है कि जो हमारी मम्मी है वो हमसे 26 वर्ष बड़ी है, मैं कह रहा हूं मेरी मम्मी वो मुझसे 26 साल बड़ी है। अगर मुझसे 26 साल बड़ी है तो मेरी माँ की उम्र बताओ कितनी होगी? तो तुम कहोगे सर आप अपनी उम्र बता दो, हम उसमें 26 जोड़ देंगे और फिर अपनी आपकी मम्मी की बता देंगे। यही तो बात आएगी। तो ऐसे ही तो इसके साथ करना है, रोहन के साथ। ये कह रहा है कि रोहन की जो माँ है उनकी आयु इससे 26 वर्ष ज्यादा है, तो हमें इसकी आयु कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी, और उसमें अगर 26 जोड़ देंगे तो उसकी माँ की आयु आ जाएगी। तो बस अब यही लिखना है, माना रोहन की आयु x, तब तब रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी दोस्त? x+26। ये बात समझ में कहां से आई है? ठीक है, अब देखो ये हो गया रोहन की माँ की आयु x+26। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? अब हम यहां से अगर मैं लिखूं प्रश्नानुसार, तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न मुझसे कह रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, तो मैं एक कंडीशन बनाऊंगा, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब होता है बाद, जिसे नहीं पता। पूर्व का मतलब होता है पहले। तो 3 वर्ष बाद, मतलब अगर आज इनकी एज यू है तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद ये 3 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। तो यहां मैं लिखूंगा रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। एक कंडीशन बनाई 3 वर्ष पश्चात, उसके बाद लिखा रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? x+3। बिल्कुल ठीक है। और रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x+29। 26 में 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 29। ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हुआ, चलो यही आ जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। अब हमसे कह रहा है 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल, यही तो कह रहा है ना? हाँ, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल मतलब x+3 गुणा x+29। इनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बिल्कुल। अब देखो इसे कैसे करेंगे। अब मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी कि जब 2 ब्रैकेट हो ना तो एक ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट को तोड़ लेता हूँ, तो इसमें से तोड़ूंगा मतलब x को अलग कर लिया, किसके साथ? इस पूरे ब्रैकेट के साथ, यानी कि x+29 के साथ। फिर इस +3 को अलग कर लो इस पूरे ब्रैकेट के साथ। ये ब्रैकेट 2 जगह हो जाता है दोस्त, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, ये 2 जगह ही हो जाता है। कब तुम सोचो सर 2 जगह लिख दिया, दोस्त ये हो ही 2 जगह जाता है, क्योंकि ये इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेगा, ये भी इस पूरे से करेगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, इसको अलग अलग कर लिया तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, बहुत अंदर तक समझाता हूँ, बस ध्यान रखा, ध्यान से समझा करो। x की x से करोगे तो कितना आ जाएगा? x²। x की 29 से करोगे तो 29x, प्लस 3 की x से करोगे तो 3x, प्लस 29 की 3 से करोगे, 29 या कितने हो जाएंगे भाई? 29 दूनी 58, 29 9 के 27 का 7, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, 29 के 87। ठीक, बराबर इधर क्या है हमारा? 360। ठीक है, अब इस 360 को भी इधर ले आओ,
तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। 29 और 3 कितने हो जाएंगे? 32। ये जाएगा 32 एक्स। अब देखो ये माइनस का चिन्ह आने वाला है। चलो फिर एक लाइन बढ़ा लेते हैं, 87 माइनस का 360, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस में आएगा और बराबर में बचेगा 0। ठीक है, अब क्या होगा? देखो यहां से तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस 32x, और ये आ जाएगा माइनस। अब देखो 87 घटाओ, अगर 60 घटा दे तो 300 हो जाता, और ये 60 से कितना फालतू है? 27, तो इसमें 27 और घटा दो, तो ये बचेगा तुम्हारा 273। ठीक है, 273 बराबर 0। देखो 7 जोड़ोगे 80 भी जोड़ोगे, ऐसे बच जाता है। तो ये आ जाएगा भैया। बताओ इस द्विघात समीकरण में कोई दिक्कत? देखो बड़ी अच्छी प्यारी समीकरण बन के आ गई। तो ऐसे सवाल हुआ है। मजा आया नहीं आया? अगर आया हो तो एक बार लाइक कर देंगे, चीज समझ में आ रही हो तो एक कमेंट छोड़ के जाएंगे अच्छी सी प्यारी सी। ठीक है दोस्त, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छे सवाल है, धीरे धीरे समझ में आएंगे, बातों को पकड़ो। ठीक है, अब मैं रफ कर देता हूं इसे। अब दूसरे का एक और रह गया बस, और उसके बाद ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी। फिर कल से नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ऐसे बड़े प्यार से और मजे से। देखो लास्ट सवाल में क्या कह रहा है? लास्ट सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है, तो पहले मैं सबसे पहले यही काम करूंगा, इसी को मान लूंगा। माना रेल गाड़ी की चाल। देखो बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत मजा आएगा। माना रेलगाड़ी की चाल, और जल्दी से पकड़ में भी नहीं आता है सवाल, ध्यान से देखिए। x किलोमीटर प्रति घंटा दूरी दे रखी है हमें, कुल दूरी। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान चाल से। ठीक, तो कुल दूरी क्या लिखना? सिर्फ दूरी लिख लो। दूरी दे रखी है हमें 480 किलोमीटर। दोनों दोनों मतलब चाल तो चेंज होगी, लेकिन दूरी दोनों बार यही तय करेगा, यही तय करेगी वो रेलगाड़ी। ठीक है, अब ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल से मतलब x किलोमीटर पर घंटा से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती, मतलब रेलगाड़ी को धीरे कर दिया जाता, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। बड़ी प्यारी प्यारी लैंग्वेज है, तो समझ में नहीं आएगी, ध्यान से समझो। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा? देखो जो ये है ना, रेलगाड़ी की जो चाल है x और जो दूरी है, यहां से एक समय निकालो। मैं लिखूंगा रेलगाड़ी को, रेलगाड़ी को x किलोमीटर पर घंटा से, x किलोमीटर प्रति घंटा से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। पूरा खोल के लिखा मैंने, है ना, तुम्हारे लिए। तय करने में लगा समय, कंफ्यूज ना हो जाओ जिससे। तय करने में लगा समय। जब इसको वैसे करते हैं ना तो हल्का भी हो जाता है। बस थोड़ी लैंग्वेज यहाँ समझते रहना, तुम्हारे समझने के लिए थोड़ी बड़ी करिए कि रेलगाड़ी को x किलोमीटर पर घंटा से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में जो लगा समय है वो कितना होगा? समय बराबर हो जाएगा, देखो समय का फॉर्मूला होता है क्या? दूरी बटे 4। समय बराबर हो जाता है दूरी बटे 4। अब इस समय को मैं t1 मान रहा हूं, समय t1, इसको t1 मान रहा हूं। तो t1 कितना है? दूरी। दूरी कितनी है? 480। और दोस्त चाल कितनी है? चाल है x। तो इतने घंटे लगे उसको, बस इसको ऐसे ही रहने दो, इतने घंटे लगे। ठीक है, दूसरी बात इसने क्या कही कि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो गई, तो मैं लिखूंगा रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने, या प्रति घंटा कम
करने से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। दूरी तय करने में लगा समय बराबर समय, इसको T2 मान रहा हूं, ठीक है, इसको मान रहा हूं मैं T2 बराबर कितना समय लगेगा। देखो समय बराबर वही वाली बात है, फिर से हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब देखो ध्यान से यहां समझना, T2 बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी कितनी है 480 बटे चाल, लेकिन चाल अब x नहीं है, क्या हो गई 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो गई, यानी कि पहले x थी अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। जिसने ये चीज बना ली ना T1 T2 वो सॉल्व कर सकता है, वरना नहीं होगा। ठीक है, हमसे इसने क्या कहा कि x किलोमीटर पर घंटा से 480 किलोमीटर दूरी तय करी, तो समय क्या आ जाएगा दूरी बटे चाल, मतलब 480 बटे x घंटे, ये भी घंटे में आएगा। फिर वो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर कम कर दो, तो हमने चाल को क्या करा 8 किलोमीटर कम कर दिया, तो कोई ना कोई समय तो लगेगा, हाँ जी लगेगा, कितना T2 समय लगा, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, वो हमसे ये कह रहा है कि जो ये T2 समय है ना, ये पहले वाले समय से 3 घंटे ज्यादा है, ये 3 घंटे ज्यादा है ये वाला समय, यानी कि अगर मैं T2 में से T1 को घटा दूंगा ना, तो वो किसके बराबर आएगा 3 के। भैया 3 घंटे ज्यादा है 3 घंटे कम है, इसमें से घटाऊंगा 3 ही तो बचेगा, तभी तो पता चला ये ज्यादा है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू उठा के रख दो इस समीकरण में और तुम्हारी समीकरण ऐसी बन जाएगी धुआंधार। रखो 480 बसे ये कितना है T2 की वैल्यू है हमारी 480 बटे x माइनस 8, और फिर है हमारी माइनस में 480 बटे x, 480 बटे x बराबर 3। अब देखो मेरा काम है कैलकुलेशन को हल्का कराना, मैं इसको हल्का करके कराऊंगा। कैसे, ऊपर से मुझे 480 कॉमन दिख रहा है, दोनों जगह है, तो मैं क्या करूंगा ऊपर से 480 कॉमन ले लूंगा, तो यहां भी एक बचेगा, यानी कि यहां ऐसे बचेगा 1 बटे एक्स माइनस 8 माइनस 1 बटे एक्स और बराबर के 3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा दूसरा काम है वो ये है कि मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम जब एक्स या बाई हो तो उनकी ऐसी गुणा कर देते हैं, क्योंकि संख्या तो है नहीं गुणनखंड वगैरह कर सके। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है 3, और जब संख्या की आपस में गुणा करनी होती है तो भैया फिर होती है तिरछी गुणा, इसकी इधर इसकी इधर, तो एक्स की इधर कर दोगे माइनस माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन स्पीड या धीरे करके देखो या दोबारा देखो तुम्हें समझनी पड़ेगी। ठीक है, हल्की करके करा रहा हूं, फिर भी मैं तिरछी गुणा करिए। अब इस माइनस चिन्ह की अंदर तो गुणा होती है, तो माइनस की एक्स से होगी तो माइनस का एक्स आएगा, और माइनस के 8 से होगी तो प्लस का आएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं इसलिए। ठीक है, एक्स से एक्स कट गया 8 बचा, तो 480 की गुणा अब 8 से होगी, तो यहाँ जाएगा 0, 8 अट्ठे 64 का 4, 6 हासिल, 8 चौक 32, 32 और 6 होते हैं 38। ठीक है, बटे बटे में क्या है इसकी गुणा कर दो, तो बटे में है एक्स स्क्वायर, और भाई एक्स की एक्स से कर दूंगा ना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की जब एक्स से करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। एक बात और, बराबर में 3 है ना, ये 3 से कट रहा है संख्या, ये संख्या 3 से कट रही है। ठीक है, पहले भी कट रही थी मैंने ध्यान नहीं दिया, तो 3 से इसको काट दो। देखो क्यों कट रही है, क्योंकि ये ऊपर गुणा में है ना, इधर भाग में तो जाता तो भाग में यहां भी तो कटता, तो मैं इसको यहीं काट रहा हूँ, तो 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 24, 3 अट्ठे 24, ये कितना आ गया 1280। तो इधर तो बचा हमारा 1280 और इधर बचा हमारा 1। अब ये बटे में है बराबर के इधर उधर, तो ये इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। ठीक है, अब क्या करो इसको उधर ले जाओ और इसको सीधा करके लिख लो, या एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये पूरा ऐसे लिख लिया। हाँ जी, अब ये देखो बराबर के इधर प्लस में तो इधर माइनस में आएगा, बराबर को मैं उधर लिख लिया बराबर 0। ठीक है, तो ये इतनी प्यारी सी और अच्छी सी समीकरण निकल के आएगी। कैलकुलेशन बहुत भारी भी कर सकते थे तुम, यहाँ से कल तक सोल्व करते तो भी नहीं होती। ठीक है, हल्की करके करनी पड़ती है, मजबूरी है, सीखना पड़ता है चीजों को। ठीक है दोस्त, बाकी भैया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया यहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है यही। अब अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां उस पर क्लिक करो, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट आपको छोड़ के जानी है जरूर। ठीक है भाई दोस्त, बाकी भैया मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।